नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अध्याय 2 चैप्टर 2 में आज पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोस्तों इससे पहले अगर एक चैप्टर 1 नहीं देखे हैं, ज्योग्राफी का सेशन यह हम लोग चला रहे हैं। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सौरमंडल में पृथ्वी, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 को कवर किए हैं। आज का चैप्टर 2 है अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो लिखने में परेशानी ना हो। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर सापेक्ष में दीजिए। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का सही आकार क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर ग्लोब क्या है। तीसरा कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। चौथा पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। पांचवा अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या होते हैं। छठा जो है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधीय क्यों प्राप्त करती हैं। सातवां है जब भारत में शाम के 5:30 होते हैं तो लंदन में दोपहर 12 बजते हैं क्यों। तो आपको इस सेशन के दौरान ये सब आपको जानने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 70, 80, 90% जो है वह एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। एनसीईआरटी आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे सही चिन्ह लगाइए। तो प्रमुख यमुनोत्तर का मान आपको बताना है। दूसरा शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ये आपको लगाना है। तीसरा देशांतर की कुल संख्या कितना है। चौथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। पांचवा ग्रिड किसका जल है, ये बताना है आपको। उसके बाद खाली स्थान को भरे। मकर रेखा डैश पर स्थित है, मकर रेखा फिलिंग द ब्लैंक्स डैश पर स्थित है, ये आपको बताना है। दूसरा भारत का मानक यमुनोत्तर डैश है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है जीरो यमुनोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है, जी आपको बताना है। चौथा जो है देशांतर के बीच डैश की दूरी घटती जाती है। पांचवा उत्तर ध्रुव डैश गोलार्ध में स्थित है। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक कर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर के दौरान हम लोग क्वेश्चन को वो सॉल्व करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आता है वो आप भेजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा दोस्तों जूम कर लेते हैं। चलिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी चपटी है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव, ये वाले भाग को उत्तर ध्रुव और ये वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, थोड़ी चपटी है। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, मध्य में जो है वह थोड़ी उभरी हुई है, उभड़ खाबड़ हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ये ग्लोब को आप देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। आप चित्र 2.1 में ग्लोब को देख सकते हैं। चलिए आगे है कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते। ठीक है, जैसे पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब जो है वह स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे
कुम्हार जो है वह पहिया या लट्टू घूमता है। देखिए कुम्हार जब पहिया घुमाता है बर्तन बनाने के लिए तो आप देखिएगा कि वो ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ग्लोब जो है वह पृथ्वी है वो भी ऐसे ही घूमता है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक दिन में पूरे अक्ष पर घूम जाती है, ठीक है। और 24 घंटा रात और 24 घंटा दिन एक दिन में अपने अक्ष पर घूमती है। और बात करें सूर्य का चक्कर, वह 365 दिन में लगा लेती है सूर्य का चक्कर, ठीक है। इसलिए एक वर्ष होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। जैसे मानो कि ग्लोब जैसे घूमता है जैसे कि लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, जिसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। बात करते हैं ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? अपने अक्ष पर जो पृथ्वी चारों ओर घूमती है, क्या है? ये काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। देखिए, तो ये दोस्तों पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के दो बराबर भागों में जो रेखा काटती है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इस वाले भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इस वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग आधे को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्तों की अक्षांश यानी समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश से मापा जाता है। अक्षांशों से क्या चीज़ से मापा जाता है? अंश से मापा जाता है, ठीक है। चलिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। विषुवत वृत्त किसको दर्शाती है? तो शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका मान होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। देखिए, तो उत्तर में हम यहाँ पे ये वाले पाठ यानी उत्तर में सभी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश के रूप में जानते हैं और दक्षिण अक्षांश को हम लोग दक्षिणी अक्षांश के रूप में जानते हैं, ठीक है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश के रूप में जानते हैं।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश का के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ से उत्तर या द से दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में वेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत-वृत्त 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत-वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बोले होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र में 2.2 में स्पष्ट से जैसे जैसे हम विषुवत-वृत्त की दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घट जाता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि विषुवत-वृत्त के वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं पर के ऊपर। तो देखिए विषुवत-वृत्त 0 डिग्री, आप देखिए यहाँ पे विषुवत-वृत्त है, ये 0 डिग्री पर है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, उत्तरी ध्रुव आप देखिए, उत्तरी ध्रुव देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा और भी है। ये हैं, देखिए ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। दूसरा नंबर है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री में स्थित है। विषुवत रेखा 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त पर स्थित है। उसके बाद विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में, वह दक्षिणी ध्रुव पर वृत्त पर स्थित है। देखिए यहाँ पे मैप में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो है दोस्तों विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर स्थित है, टॉपिक और कैंसर। ये मकर रेखा ये 23.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के ऊपर। हम लोग कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांश पर सूर्य जो है वह साल भर में एक बार वह सिर के ऊपर होता है, इसलिए उस कंडीशन में ऊष्मा उत्पादन अधिक होता है, इसलिए उष्णकटिबंध कहा जाता है। उष्णकटिबंध दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में, उष्णकटिबंध जो है वह इस वाले भाग को कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंध वह होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का ताप जो है वह मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य स्थिति सबसे ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहा जाता है। यानी यहाँ पे ठंडा रहता है। ठीक है, यहाँ पे अधिक ठंडा पड़ता है और यहाँ पे अधिक गर्म पड़ता है, इसलिए इसको दोस्तों उत्तरी शीत कटिबंध के रूप में जानते हैं, इसको दक्षिणी शीत कटिबंध के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग देशांतर रेखा क्या होता है उसके ऊपर। तो देशांतर रेखा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ
और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, ये आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया है। एवं एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखा को देशांतरीय यमुनोत्तर कहते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो दूरी जो है वह घटती जाएगी और ध्रुव पर जाने के बाद शून्य हो जाएगी, जहाँ सभी देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में मिलते हैं। अब बात करते हैं कि अक्षांश समानांतर रेखा से विभिन्न सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, स्थिति से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाए तो इस यमुनोत्तर का प्रमुख यमुनोत्तर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ पर हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो यमुनोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं, चलिए, प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, चलिए, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्वी तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमुनोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो असम में धुवरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है। यहाँ बिंदु धुवरी की सही स्थिति होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाले 37 तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखा को संख्या 1 2 3 4 से या क्षैतिज रेखाओं को क ख घ और अंग से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स और द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। बात करते हैं कि मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं की रेखाएं उत्तर अक्षांश को व्यक्त करती हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, ये दोस्तों थोड़ा सा मैप है, हम लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से जो है वह देश कहाँ पे है। ये आप देखिएगा तो ये भारत है, ये आप देखिएगा ये भारत है। ठीक है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और आप देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यह उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है।
ठीक है। ये अंटार्कटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख की उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। चलिए बात करते हैं कि देशांतर और समय के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है एवं ग्रह की गति है। सूर्य एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त तो प्रतिदिन होते हैं दोस्तों। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमुनोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। बात करते हैं कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उसका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा, और पश्चिम और जो पश्चिम में है उसका पीछे होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पूर्व में है दोस्तों, ये जो है वो पूर्व में है, इसका समय आगे है, और आप देखिएगा ये पीछे है। ठीक है, तो इसका समय पीछे है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। चूँकि पृथ्वी पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है। उसके बाद यह ग्रीनिच समय से आगे है तथा पश्चिम में देखिएगा उसके पीछे है, उसका समय पीछे है। ठीक है। समय का अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री की घूम जाती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री में घूम जाती है। ठीक है। उसके बाद अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 यानी 60 मिनट। अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 11 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच के समय से पीछे होगा। तो आप देखिए पश्चिम और ये पूर्व, तो आप ये वाले आगे और ये वाले पीछे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजेंगे, तो इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजेंगे। उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। जब पृथ्वी 180 डिग्री पर आ जाती है, तो पृथ्वी पर एक जो है वह मध्य रात्रि होता है। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। दोपहर उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यमुनोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आइए बात करते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यमुनोत्तर पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों स्थानीय समय में अंतर की बात। तो ये देखिए आप मानक यमुनोत्तर है। ठीक है। चलिए आपको कमेंट करना है कि मानक यमुनोत्तर जो है वह भारत के कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है।
उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। देखिए, बात करते हैं भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम में डिब्रूगढ़, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 82.5 डिग्री जो है वह पूर्व मानक यमुनोत्तर को माना गया है। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वहाँ अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत में देखा जाए तो समय अनुसार भारत में शाम के 7 बजे शुरू होगा। देखिए, तो इंग्लैंड में देखा जाए तो 2 बज रहे होंगे और भारत में 7:30 मिनट होते रहेंगे। मान कर चलिए भारत और इंग्लैंड के बीच जब मैच होगा तो लंदन में मैच खेला जाएगा 2 बजे, तो उस समय भारत में 7:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन को आप पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। ये सब उत्तर हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है वीडियो। ठीक है, और NCERT का सीरीज चल रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 में पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।